नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। संडे का दिन है, राजीव नारायण जी का आपको इंतजार है। मैं मुंबई के अपने ऑफिस में हूं और मुझे कुछ बड़ी बढ़िया बढ़िया बातें मुंबई हुई, तो मुझे लगा पहले राजीव जी के प्रोग्राम से पहले शेयर करूं। लोखंडवाला में गया था अपने मित्र से मिलने और मुझे सड़क पे चाय की दुकानें बड़ी अच्छी लगती हैं। वहाँ की चर्चाएं बड़ी अच्छी लगती हैं। मैं चाय पी रहा था, तब तक पीछे से सज्जन, जिनका फोटो आप देख रहे हैं, ये आए और बोले कि आप संजय शर्मा 4 पीएम। फिर उन्होंने मुझसे गले लगा लिया। बोले हम जरूर देखते हैं और आप इसी हिम्मत से बोलते रहना। तो ये जो आम सड़क पे चलते हुए लोग मिलते हैं, ये मुझे बड़ा हौसला देते हैं। उसके बाद मैं संजय राउत जी के घर गया, वो अस्वस्थ चल रहे हैं, मैं उनको देखने गया। संजय राउत जी हंसे और बोले कि मेरी पत्नी तो दिन भर 4 पीएम देखती है। गोदी मीडिया पे भरोसा रहा नहीं है। गोदी मीडिया फेक न्यूज चलाता है। तो मुझे संजय राउत जी के छोटे भाई हैं, वो 3 टर्म के विधायक हैं इलाके के, वो भी मिले मुझसे। तो महाराष्ट्र में मैं देख रहा हूँ कि सड़क चलते हैं, जू बीच में मैं गया, जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है उसका मालिक थे, मुझे देखा, वो 4 पीएम देख रहा था। तो मुझे हैरानी हुई कि आपका चैनल 4 पीएम चैनल अब किस हद तक लोकप्रिय होता जा रहा है। राजीव जी को मुंबई के लोग भी बहुत याद कर रहे थे, तो मैंने राजीव जी से कहा कि भाई, मुंबई में भी आप बहुत लोकप्रिय हैं। तो संडे का दिन है, राजीव जी का नाम है। राजीव जी पेशे से इंजीनियर हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा ज्योतिष में रुचि है तो मैं ये प्रोग्राम देखता हूँ, करता हूँ। आपकी रुचि हो तो देखिए, ना हो तो बिल्कुल मत देखिए। आज की भविष्यवाणी में उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में जो घपला चल रहा है, जो हंगामा चल रहा है, उसके सनसनीखेज खुलासे किए हैं। और मंगल 7 तारीख से बदल रहा है, वो बहुत बुरा साबित होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है, मैं चलता हूँ राजीव जी के पास, सीधा आपको लेके। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं राजीव जी के पास। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी। धन्य है आप। आपने कहा था बहुत बड़े बड़े एक्सपोज होंगे और घोटाले खुलेंगे, कुछ महिलाओं का नाम आएगा। तो महिलाओं का भी नाम आ गया। सवर्णम स्वामी ने बहुत इशारे कर दिए, हिरेन जोशी और पीएमओ पे आरोप लग गए। लगभग जो बातें आपने कही थी कि एक्सपोज होने का टाइम आएगा, और शायद आपने कहा था मंगल चेंज हो रहा है। मंगल चेंज होने के बाद में बहुत सारे हंगामे होंगे, तो वो सारे हंगामे देखने को मिल गए। कोई सफाई नहीं आ रही प्रधानमंत्री कार्यालय से। मुझे नहीं पता कि जो आपके सितारे आपने कौन से लेंस से देखे थे, लगभग वही हालत हुई है जो आपने पिछले शो में कहा था। तो आज मेरा सिर्फ और सिर्फ एक सवाल है कि पहली बार 11 साल बाद प्रधानमंत्री कार्यालय पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस सीधे सीधे कह रही है कि सट्टेबाजी, बैटिंग है, मतलब सट्टेबाजी हो रही है, वो भी प्रधानमंत्री के नाक के नीचे। पीएमओ सरकारी दफ्तर है, किसी के घर का नहीं है, दफ्तर नहीं है। और पीएमओ में बैठ के इतनी गंभीर बात हो रही है, ऐसे एक्सपोज हो रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि आपके गृह क्या कहते हैं, आपके सितारे क्या कहते हैं, ये सब क्यों हुआ, ये बदनामी क्यों हुई? हिरेन जोशी को लेकर क्या और बदनामी बाकी है? अमेरिका के अखबार क्या हरदीपुरी को लेकर कुछ और खुलासा करने वाले हैं? प्रधानमंत्री की छवि बची रहेगी या उस पर आँच आएगी? इस पूरे घटनाक्रम पर आज विस्तार से समझाइए, क्योंकि आज मेरे पास सिर्फ यही महत्वपूर्ण सवाल है जो मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर मंगल ने ऐसी कौन सी दशा बदली, जो आप पहले ही कह रहे थे कि मंगल की दिशा चेंज होगी और बहुत कुछ बवाल हो जाएगा, और बहुत कुछ बवाल हो गया। तो मेरा सिर्फ सवाल ये है कि अब क्या होना बाकी है, और ये जो कुछ हुआ किस ग्रह के कारण हुआ, किन परिस्थितियों के कारण हुआ, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ओके, तो संजय जी, सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को भारत की कुंडली से ही चर्चा कर रहा हूँ कि भारत की हॉरोस्कोप में दर्शक ये देख रहे हैं, मंगल जो है 12वें घर का लॉर्ड, 12वां घर होता है ह्यूमिलिएशन का और विदेश का भी है। और साथ में वो मंगल आपके इकोनॉमी के हाउस में प्लेस है, तो इसलिए इकोनॉमी से रिलेटेड कोई बातें हो दिखाई देती हैं। जब हम इस भारत की कुंडली में कर्क लगन की कुंडली बनाते हैं, जो चंद्र कुंडली बनती है, उसमें ये मंगल जो है आपके कर्क लगन की कुंडली में चौथी दृष्टि से तीसरे हाउस को, कन्या राशि को, अगर कर्क लगन की दर्शकों कुंडली बनती है तो थर्ड हाउस जो कम्युनिकेशन का होता है, मीडिया का होता है। सो मीडिया से रिलेटेड कोई भी, चाहे वो पीएमओ का मीडिया हो चाहे देश का मीडिया हो, तो उसमें शनि और मंगल दोनों की एक्सपेक्ट आ रही है। ये कुंडली आप दर्शक देख ले, चंद्र कुंडली जो नीचे बनी हुई है। तो हमने ये देखा कि मंगल की दशा कई मायनों में देश में भूचाल लाने वाली है। वो कौन से भूचाल हो सकते हैं? तो दो सेक्टर आते हैं संजय जी, एक अर्थव्यवस्था और दूसरा आता है मीडिया। एंटायर जो मीडिया ने अभी तक जो 11 वर्षों से गुंडागर्दी कर रखी है, देश के साथ, देश की जनता के साथ धोखा किया था, ये सब अब फंसने वाले हैं।
कि जो खुलासों की आप बात कर रहे हैं उसमें मैं डिटेल में अभी बात करूंगा, दर्शकों को और थोड़े से पॉइंट्स के साथ समझाऊंगा कि इसमें अभी एंटायर मीडिया के मालिक और एंकर्स के नाम भी आने वाले टाइम में एक्सपोज होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको आपकी फिर अपनी बातचीत से शुरू करता हूं, क्योंकि मुझे अपनी सीक्वेंस बनानी होती है। मैंने 2.5 साल से एस्ट्रोलॉजिकल और प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन बेसिस पर आप सभी देशवासियों को जगाने का, मतलब आपकी चेतना को, आपकी आत्मा को जगाने का लगातार कार्य किया है। आप स्वयं चिंतन करें, जो भी मैंने कहा वह किसी द्वेष भावना से प्रेरित नहीं है। हम 700 साल से गुलाम रहे हैं संजय जी, 700 साल से ज्यादा। तो लेकिन वो बात विषय है कि हम गुलाम रहे, ये बात नहीं है। हम गुलाम क्यों हुए, ये हमारे हमको इसमें चिंतन करना चाहिए, खोजना चाहिए अपने अंदर। तो वो हिस्ट्री बताती है हम गुलाम इसलिए रहे क्योंकि पहले अंग्रेजों के, फिर पहले मुगल्स के, फिर दूसरे बार अंग्रेजों को ही। इसका सत्य जानना अति आवश्यक है। मूलतः हमारी मेजोरिटी, हमारी कमजोरी क्या है, वो है हम अपनी कमजोरी की वजह से आप गुलाम होते हैं, याद रखिएगा। जिस समय हमारा विजडम कमजोर हो जाता है, हम गुलाम, हमारे अंदर अच्छे बुरे का भेदभाव करने की ज्ञान खत्म हो जाता है, तो हम पशु समान हो जाते हैं, एनिमल हो जाते हैं। मूलतः हमारे देशवासियों की जो मेजोरिटी है इमोशनल, सेल्फिश, ग्रीडी, मतलब लालची, भोगी और अय्यास संपन्न लोग ज्यादा हैं। इसमें प्रवृत्ति की रही होगी, जिसका फायदा इन्वेडर्स ने, लुटेरों ने सदैव उठाया और हम पर शासन करके हमारी स्वतंत्रता छीनकर हमें गुलाम बनाया। यही कारण है कि 2012 से मोदी जी ने कॉर्पोरेट मीडिया और चंद लालची अफसरों के साथ मिलकर के भ्रष्टाचार की फेक नैरेटिव चलाई थी 2012 से, और अपने फेक प्रोपेगेंडा का कैंपेन किया, सत्ता हासिल की। आज देश पर 4 व्यापारी वर्ग के, जिसको हम देशी भाषा में बनिया कहते हैं, 4 व्यापारी वर्ग का कब्जा है। 2 उद्योगपति हैं, 2 सत्ता में हैं, से संबंध रखने वाले लोगों का कब्जा है। मोदी जी, शाह, अंबानी, अदानी, ये सभी इसी वर्ग को बिलोंग करते हैं। पूरे देश के रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग जुडिशरी पर भी इनका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। हम सभी अंधे होकर के ताली थाली बजाकर चरण वंदना कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ उदाहरण पिछले दिनों हमने देखा ना, जब 250 से ज्यादा लोग, जिसमें रिटायर्ड जज थे, रिटायर्ड बाबू थे, उन्होंने राहुल गांधी को कुछ कहा था, वो सब इसी श्रेणी के हैं, चरण वंदना करने वाले, भाण हैं, उनको कहते हैं ताली थाली बजाने वाले। और उसमें कुछ बुद्धिजीवी भी थे, लेकिन ये सभी काल से ऊपर नहीं है। अब ये जो खुलासे हो रहे हैं, तो मैं आपकी अपनी बात को वहीं से पूरा, ये सब काल से ऊपर नहीं है, इन्हें याद रखना चाहिए। इन सभी का एक्सपोज, कंप्लीट एक्सपोज होगा। महाभारत के अनुसार, हमने महाभारत का कोट अक्सर सुनाया था कि हमारे कर्म उसी तरह हमें पहचान लेते हैं जैसे कि जानवरों के एक बड़े झुंड में गाय का बछड़ा अपनी मां को पहचान लेता है। अर्थात इनका दंड या पुण्य मिलना अवश्य है। शास्त्रों की दूसरी चेतावनी भी थी कि जो बोओगे वो काटोगे, एज यू सॉ सो शैल यू रीप। इट मींस योर एक्शंस डिटरमाइन द कॉन्सिक्वेंसेस और आउटकम। और मॉडर्न साइंस भी कहती है इस बात को, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आज जिस तरह से जो मीडिया का जो कंट्रोल करते थे, ओएसडी थे, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक थी उनकी, हिरेन जोशी जी की, अब वो निकले या नहीं निकले वो अब आगे का समय है, लेकिन कंट्रोवर्सी तो उनकी दुनिया, देश दुनिया में आ चुकी है, और आपस की लड़ाई। तो ये अब आपके सामने आया। मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूं कि हम पहले इस मूल में आपको एक कुंडली दिखाता हूं संजय जी, आपके दर्शकों को। जब मोदी जी ने शपथ ली थी, तो उस समय 26 मई 2014, और ये तुला लगन की कुंडली थी, जिसको हम बताएं कि भाई इस कुंडली में मैंने पहले ही बता दिया कि बैड फॉर फीमेल, सेक्स क्राइम, इमेज, करप्ट करेक्टर, और ये अपने और देशवासियों के लिए बहुत नुकसान करने वाले होगी। एक मैं पेपर और दिखाना चाहता हूँ संजय जी, जो उस टाइम में एक शैली गुप्ता, हमारे दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार होते थे फिरोजाबाद और आगरा की रेंज में, उन्होंने मेरी इस प्रेडिक्शन को सोशल मीडिया में, नवसंचार समाचार.com था, इसको जूम करके दिखा दीजिएगा, मैंने उसको हाईलाइट किया है। ये उसका राइटअप, उस समय मेरे पास पेपर था, मैंने फोटोकॉपी रखा हुआ था। इसमें मैंने पहले ही बता दिया था, देखिए 2014 में, कि मोदी जी की सत्ता आने वाले समय में देश में क्या करने वाली है। तो उसमें लिखा था कि कैबिनेट का अच्छा आचरण ना होना, राष्ट्रीय विपदा बनना, राष्ट्र को संकटों से उबारने में संकट होना, दुखद घटनाएं बढ़ना, जनता में असंतोष, प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप आदि भूस्खलन का प्रकोप हो रहेगा, कृषि आदि का संकेत है, भ्रष्टाचार या सेक्स स्कैंडल के जरिए
राजनेताओं का त्याग पत्र, ये 26 मई 2014 को भविष्यवाणी की है संजय जी मैंने। और अर्थव्यवस्था, साथ में ये डबल टिक लगा हुआ दर्शक देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था, व्यापार वृद्धि, मुद्रास्फीति, राजकोषीय घाटा, ब्याज दरें सरकार को परेशान बढ़ाएंगी। शासन जनता की अपेक्षाएं पूरा करने में पूर्णतः सफल नहीं होगा, जिसका विपक्षी दल फायदा भविष्य में जरूर उठाएंगे। तो ये सब मैंने बातें इसलिए की क्योंकि, और इसके साथ साथ आपके ही प्रोग्राम में मैंने 30 मार्च को ये भी कहा था संजय जी, ये 30 मार्च का ये सारा एपिसोड इसलिए बता रहा हूं कि पिछले प्रोग्राम में मैंने करप्शन के, ये है आपका 30 मार्च की, जब मैंने भाजपा की वर्षफल की कुंडली की चर्चा की थी। ये वर्षफल है भाजपा का, जो कि 7 अप्रैल 2025 को शुरू हुआ था। उसमें भी मैंने अपने प्रोग्राम में ये कहा था, ये राइटअप जरूर शेयर कीजिएगा। ये राइटअप है जिसमें मैंने कहा अपने कि भाजपा के वर्षफल 25-26, ये पार्टी पूरे वर्ष अपनी जन विरोधी पॉलिसीज, एक्शंस के कारण जनता के विरोध का सामना करेगी। न्यू आईटी लॉज, प्राइवेट डेटा प्रोटेक्शन लॉ के बहाने विपक्ष ऑफिसर्स आम जनता के साथ छल कपट करके उनके संवैधानिक अधिकारों जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, रिलीजन लिबर्टी, आरटीआई एक्ट लॉज को मैनिपुलेट करके जासूसी कराने आदि अनडेमोक्रेटिक एक्शंस में लिप्त होगी, जो इन्हें बैकफायर करेंगे। जैसा कि अभी इन्होंने कौन सा संदेश साथी कोई ऐप बना रहे थे, उसको बैक ट्रैक किया, बैकफायर हुआ, मतलब उनको वापस लेना पड़ा। ये मंशा उनकी इसी तरह की, इस तरह का कोई ऐप रशियन गवर्नमेंट भी मैक्स के नाम से यूज करती है, जो जनता की सारी इंफॉर्मेशन को लेता है। जनता इस वर्ष इनके कार्यकाल में अनेक संकटों का सामना करेगी। पूरा देश इनके शासन से त्रस्त होगा। पूरे वर्ष इनका आचरण बेहद घटिया किस्म का होगा, जिससे विश्व में देश की इमेज खराब होगी। ह्यूमिलिएशन एंड मेनी मोमेंट ऑफ डिस्ग्रेस का सामना करना पड़ेगा। इकोनॉमिकली वर्स्ट ईयर प्रूव होगा। पड़ोसी देशों से संबंध खराब होंगे। युद्ध जैसे हालात बनेंगे। जनता के अनेक आंदोलन किसानों से और सुप्रीम कोर्ट से कई मामलों में टकराव के हालात बनेंगे। सहयोगी दलों के साथ ये छल कपट करेंगे। आरएसएस सहयोगी दलों विद इन दी पार्टी में असंतोष बढ़ेगा। इंटरनेशनल ट्रेड वार, टैरिफ के चलते अर्थव्यवस्था चौपट होगी। महंगाई बढ़ेगी। सरकार अपमानित होगी। ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी के साथ चुनाव कराकर इनको चुनावी सफलता मिलना मुश्किल होगा, अर्थात ये चुनावी हेराफेरी करेंगे। गोदी मीडिया के साथ मिलकर देश में ये धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिक दंगे कराकर फॉल्स नैरेटिव प्रोपेगेंडा के द्वारा देश को भ्रमित करेंगे। कई प्रोमिनेंट, आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं, ये 30 मार्च को भी संजय जी मैंने कहा था और पिछले प्रोग्राम में भी कहा था। मैंने क्या कहा था पिछले प्रोग्राम में कि 28 नवंबर को शनि मार्गी हो रहा है। मैंने ये कहा था कि 5 दिसंबर को बृहस्पति भी मिथुन राशि में आ रहे हैं और हमारा प्रोग्राम 7 तारीख का है और 7 तारीख को मंगल भी राशि बदल के धनु में जाएगा और अभी आने वाले टाइम में भाजपा सरकार के लिए परेशानियां बढ़ने वाली हैं। तो 30 मार्च के इस प्रोग्राम में मैंने कहा था कई प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस, इन्हें सपोर्ट करने वाले ऑफिसर्स, कॉर्पोरेट लीडर्स, मीडिया हाउसेस, धार्मिक संगठनों के लोगों के करप्शन, सेक्स स्कैंडल्स एक्सपोज होंगे। तो अब आप देखिए कि मैंने कहा मैंने 25 मई का प्रोग्राम है, वो भी राइटअप जरूर दिखाएगा। 25 मई 2025 के प्रोग्राम में मैंने फिर से प्रेडिक्ट किया था कि आने वाले 18 महीने मोदी जी, अमित शाह और उनकी समस्त सरकारों के लिए अत्यंत कष्टकारी साबित होंगे। आतंकवादी घटनाएं बढ़ेंगी, प्राकृतिक प्रकोप बढ़ेगा, महामारी, दुर्घटनाएं, रोड रेल एयर वायलेंस, लैंडस्लाइड, साइक्लोन, टाइफून, फ्लड्स आदि घटनाओं के कारण देश की जनता का कष्ट बढ़ेगा। ये समय सत्ता पक्ष, उनके एसोसिएट्स जो कौन कौन से हैं, मीडिया, कॉर्पोरेट्स, ऑफिसर्स, साधु संत के लिए भी अत्यंत कष्टकारी होगा। उनके करप्शन, सेक्स स्कैंडल एक्सपोज होंगे। और 14 सितंबर के प्रोग्राम में मैंने कहा था वो राइटअप जरूर दिखाइएगा 14 सितंबर का। मैंने केवल उसी प्रेडिक्शन को हाईलाइट किया, ये दिखा दीजिएगा उस प्रेडिक्शन को। और मैंने इसमें ये कहा था कि संजय जी कि 12th lord in second house, इकोनॉमी, कॉर्पोरेट्स, लोकल करेंसी और ऑल फाइनेंशियल मैटर्स में वर्ष साबित होंगे। ये 7 वर्ष की मंगल की महादशा है। फॉरेन पावर्स द्वारा हमारी इकोनॉमी, ट्रेड का एक्सप्लॉइटेशन होगा, जिसके कारण मोदी सरकार और देश ह्यूमिलेट होगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट घटेगा। इस मंगल की 4th एस्पेक्ट 5th हाउस पर है, यानी स्टॉक मार्केट 5वें घर से देखते हैं, इसलिए फॉरेन इन्वेस्टर्स बाजार से पैसा निकालेंगे। फर्जी और शेल कंपनीज का इन्वेस्टमेंट बाजार में आएगा।
तो ये सब चीजें मैंने आपको की। तो जो संजय जी आप जो बता रहे हैं, आप लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम भी किए हैं। तो पीएमओ की डिप्लोमेसी को प्रभावित करने वाली डायस्पोरा में कई महिलाएं, जैसे आतिका फारूकी और एक कोई मादी शर्मा होती थी, इसी जो मोदी जी की छवि सुधारने का निरंतर प्रयास करती रहती हैं विदेशों में। डायस्पोरा मतलब जो विदेश में रहने वाले भारतीय, और जिन्होंने धारा 370 हटाने के बाद विदेशी प्रतिनिधियों की सांसदों की कश्मीर में यात्रा भी आयोजित की थी। तो हिरण जोशी जी के ऐसे लोगों से बड़े संबंध थे, जिसका ये एक बहुत अच्छी पढ़ी लिखी और बड़ी स्मार्ट लेडी का नाम उनके साथ जोड़ा जा रहा है। मैं उस विषय में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन मैंने चूंकि भाजपा की कुंडली दर्शकों जो आपको दिखाई है, लगभग 2.5 साल में हमेशा कहा कि भाजपा की कुंडली में शुक्र जो है 12वें घर में, शनि की 10वीं दृष्टि से पीड़ित है। इसी तरह से शनि और शुक्र जो है आरएसएस की कुंडली में 12वें भाव में है। तो मैंने आपके 2.5 साल से संजय जी कहा था कि भाजपा की कुंडली में जो योग है वो सेक्स स्कैंडल, जुआ सट्टा, मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स का कारोबार करने वाले इस तरह के कार्यों से जुड़े हुए सारे योग हैं। और संजय जी जो पीएमओ में अभी खुलासा हुआ है, लगभग यही इसी तरह के आरोपों का खुलासा होने जा रहा है। और भगवान जाने इसमें हो सकता है ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन कोई दबाव बना रहा हो, या मोदी अमित शाह की आपस में कोई तनातनी हो। ये आने वाले समय में खुलेगा, क्योंकि ये बहुत दिन अब चलने वाला नहीं है। क्योंकि मैंने आपको पहले कहा विद इन दी पार्टी असंतोष बढ़ेगा। तो ये सब अब सत्ता की लड़ाई है। और दूसरा बात, मैंने दर्शकों को समझाना चाहता हूँ, भावुक हो जाते हैं दर्शक कभी कभी। वो कभी कभी आपके प्रोग्राम की हेडलाइन गजब भविष्यवाणी करके वो दुखी होने लगते हैं कि राजीव जी तो या 2.5 साल से गजब भविष्यवाणी कर रहे हैं कि मोदी जाएगा जाएगा। देखिए ऐसा है, याद रखिएगा, मोदी को आप रावण से तुलना कर सकते हैं। जैसे रावण का अंत सबसे आखिर में हुआ था, उससे पहले भगवान राम ने देश के प्रधानमंत्री हैं वो, उनके लिए ऐसा ना। नहीं, रावण का मतलब यहाँ यहाँ रावण का मतलब है अहंकार से मतलब है। देखिए रावण बहुत विद्वान था, रावण जैसे गुण तो मोदी जी के कभी अंदर हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन आप देखिए, रावण का भी अंत करने में से पहले भगवान को उसके सारे इकोसिस्टम को खत्म करना पड़ा था। इकोसिस्टम का मतलब दर्शकों होता है उनके कौन कौन से सहयोगी हैं, उनको पहले उड़ाइए, जिनकी वजह से वो इतना आदमी बड़ा बना दिया गया जिसके लायक वो था नहीं। मोदी जी के अंदर ऐसा कोई कैलिबर नहीं था, क्योंकि आरएसएस के टाइम से मैं उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर चुका। वो बहुत बड़े विद्वान नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है उनके अंदर। वो राहुल गांधी जैसा व्यक्ति तो है ही नहीं, कभी दूर दूर तक नहीं है। राहुल गांधी जैसा कोई भी एक गुण 1% नहीं है उनके अंदर। तो मैं आपको बता रहा हूँ, पीएमओ के कुछ बड़े अधिकारियों के इस्तीफे, और महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जो दुबई से ऑपरेट होता है, और एक बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का अवैध जुए का नेटवर्क है, और इसके जो मालिक लोग भी हैं कुछ पकड़े गए थे। तो आपको बताओ, ये एक बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग अवैध जुआ सट्टे का नेटवर्क है। ईडी की जांच में 5,000 से 6,000 करोड़ का घोटाला इनके सामने आया था, जब वो छत्तीसगढ़ के सीएम के बेटे फंसे पड़े हैं उसमें। और ये सब इंफॉर्मेशन में वायर, न्यूज लॉन्ड्री, एपीएन न्यूज, यूट्यूब लाइव, इनके वजह से इनके रेफरेंस से बता रहा हूँ। करप्शन स्कैंडल्स का एक्सपोज हुआ। हिरेन जोशी पीएम ओएसडीए मोदी के बहुत नजदीक हैं, और 2008 से उनके मीडिया, कम्युनिकेशन और आईटी के फील्ड में उनकी स्ट्रेटेजी बनाने में बिजी रहे हैं 2008 से। और मोदी जी तो जब यहाँ दिल्ली में आए थे, पूरे गुजरात के लोगों के लिए आए थे। हमारे जो पीएम के एडवाइजर हैं वो भी पीके जो मिश्रा हैं, वो भी गुजरात में उनके चीफ सेक्रेटरी रहे हैं। मैं तो एक सेकंड रोकूंगा राजीव जी। आपने मुझसे कहा था प्रधानमंत्री कार्यालय के आरोप, और मैं हैरान इसलिए रह गया कि ये सब तो हिरेन जोशी का खुला। लेकिन मैंने एक स्टोरी करी थी, महेंद्र नाटा, विनय मालू, ये वो लोग थे जिन्होंने डीएचएफएस से घोटालों की मैंने पूरी श्रृंखला की थी, हजारों करोड़ का घोटाला, और उसी पैसे को वो बाद में महेंद्र नाटा रिलायंस में डायरेक्टर बन गए। विनय मालू पे सीबीआई ईडी हुई, लेकिन इतने बड़े लोग हैं उन पर कोई हाथ नहीं डाला। अब इस पूरे कांड में हिरेन जोशी में एक हिमानी सूद मोहतरमा का नाम आया, एक मनोरंजना सिंह, सीबीआई ने अरेस्ट किया था उनको, और वो भी आजकल आरएसएस और बीजेपी नेताओं के संग लॉबिंग करने में जुटी हैं, ऐसी चर्चाएं हैं। तो ये जो महिला का कनेक्शन, एक हिमाचल कैडर के रिटायर्ड आईएएस जो पीएमओ में तैनात है उनका कनेक्शन, महेंद्र नाटा, विनय मालू का संरक्षण देते हैं वो रिटायर्ड आईएएस अफसर, रिलायंस से जुड़ना, और सारी कड़ियां प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़ना, ये क्या कोई ग्रह है, ये कोई संकेत है, ये क्यों हो रहा है ऐसा? वो मैंने आपको बताया नहीं था। मैंने आपको क्या कहा कि वीनस जो है भाजपा की कुंडलियां, वीनस फीमेल्स का और सेक्स का सिग्निफिकेटर है।
शनि से दृष्टि है, अनैतिक सेक्स और महिलाओं का शोषण, सेक्स जो सेक्स एब्यूज है, ये सब केसेस बनते हैं। एक आपके 2 प्रोग्राम पहले भी तो मैंने पूरा समझाया था कि ये शनि और वीनस अगर कहीं भी साथ साथ हो तो इस तरह की चीजें जरूर होंगी। तो वो भाजपा की कुंडली में योग है, तब तो आपके सामने आ रहा है कि आने वाले टाइम में आजाद भारत की ये सबसे भ्रष्ट सरकार और सेक्स स्कैंडल से भरी हुई, लिप्त हुई, जुआ सट्टा, जितने भी अनैतिक कार्य हो सकते हैं उससे सारे इनके खुलासे होंगे। देखिए, दर्शकों को यह समझ लेना चाहिए कि दर्शक उम्मीद कर रहे हैं कि एक ज्योतिषी की भविष्यवाणी से ये कोई त्याग पत्र दे देगा। सॉरी, त्याग पत्र तो काल उनको दंड देगा ना, जब उनके खुलासे होना शुरू हो जाएंगे जिस पर उनका कोई कंट्रोल होगा नहीं। और खुलासे कैसे होते हैं संजय जी, आपको पता है? एक वो जो विभीषण की कंसेप्ट है, वो विभीषण कौन था? हमारे अंदर फूट जब पड़ती है, जब रावण का भाई ने, विभीषण ने जब सूचना दी, तब तो राम मार पाए ना रावण को। तो जब तक इनके अपने अंदर में ही कोई आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, झगड़े फसाद नहीं होंगे, तब तक न्यूज लीक नहीं होंगी। वो उसका समय आ चुका है। जो मैं बार बार कह रहा हूं कि मैंने 30 मार्च 2025 को जो भाजपा के वर्षफल की कुंडली के अनुसार बताया था कि मोदी जी की सत्ता के लिए जाने का संकेत है, जो अप्रैल 2026 तक अभी भी लागू है पीरियड। दर्शक पूछ रहे हैं टाइमलाइन बता दो, तो टाइमलाइन में बता रहा हूं। तो इसमें मोदी जी का अब इस समय जितने मोदी जी के सहयोगी, देखिए मोदी जी बीजेपी के पॉलिटिकल लीडर्स के साथ तो सरकार नहीं चला रहे हैं। मोदी जी के साथ एक ब्यूरोक्रेट्स की एक लॉबी है जो कि बेसिकली पावर के ब्रोकर्स हैं, फिक्सर हैं और भयंकर करप्ट हैं। और करप्शन का मतलब होता है, करप्शन के साथ साथ और भोगी किस्म के व्यक्ति भी हैं, क्योंकि कुंडली में भाजपा की ऐसा योग ही है। तो याद रखिएगा संजय जी, आदिकाल से माया को कहा गया पैसा, पद और स्त्री का भोग, ये माया से जोड़ा गया है। तो आदिकाल से इतिहास उठा के देख लीजिएगा, जब भी ऐसे बड़े लोगों का जो अत्यंत दुष्कर्म करने वाले राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं, उनका हमेशा या तो पैसे के, करप्शन की वजह से, या किसी लेडी वेडी की वजह से, स्त्री के कारण, स्त्री के शोषण के कारण उनका पतन हुआ है, पतन होगा। रावण का भी देखिए पतन तभी हुआ कि वहां पर भी स्त्री का इन्वॉल्वमेंट आता है। उसने जब सीता को उठाया है तभी तो रावण का पतन हुआ। उससे पहले रावण का पतन कहां हो सकता था? सीता जी का किडनैप किया है तभी तो उसके बाद रावण का अंत हुआ है। तो मैं आगे बता रहा हूं, जो आप बता रहे हैं महिला के बारे में, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैंने भी की कि वैसे तो आप लोग पॉलिटिकल लोग करते ही हैं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है अपने दर्शकों को थोड़ी सी और बेटर ढंग से जानकारी सरल भाषा में। हिरन जोशी पीएमएम ओएसडी पीएमएम मोदी के सबसे करीबी हैं। 2008 से उनके मीडिया, कम्युनिकेशन, आईटी के फील्ड में स्ट्रेटेजी बनाने में उनका बड़ा योगदान रहा है। और नवनीत सहगल, चेयरमैन प्रसार भारती, ये बड़े प्रसिद्ध आईएएस, आप तो उनके बारे में बहुत जानते हो कि मायावती जी के भी बड़े पसंदीदा थे, ये अखिलेश के भी पसंदीदा थे। तो आप समझ सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर के जो क्लोज होते हैं वो वही लोग हैं जो चीफ मिनिस्टर के लिए सब कुछ करा दें, सब कुछ अरेंज करा दें। तो सहगल साहब का रिकॉर्ड भी, ट्रैक रिकॉर्ड सही है। उनका भी इस्तीफा अचानक 3-4 दिसंबर को हो गया, जबकि उनका 1 साल बाकी था। और जोशी जी के इनर सर्किल में थे ये भी महादेव, ये सज्जन, और महादेव स्कैंडल से इनका भी लिंक मिल रहा है मोदी जी के लिए। शायद उन्होंने, और यही लोग थे जो मीडिया का स्ट्रेटेजी बनाने वाले, हिरन जोशी, शायद इन्होंने ही मोदी जी का नारा जो हमारे यूपी में कहते हैं ना, हर हर महादेव, इन्होंने जो हर हर मोदी, घर घर मोदी जो बनाया था, तो आज वो महादेव ऐप यहाँ पर आ रहा है। वो महादेव हटा करके उन्होंने मोदी लगाया था। तो आज देखिए वो महादेव ऐप इस पूरी पार्टी को खा जाएगा। महादेव ऐप का जो स्कैंडल है वो उसमें बहुत लिप्त होंगे, सारे खुलासे हो चुके हैं। और महादेव ऐप को समझिए, महादेव स्कैंडल को संजय जी उस तरह समझिए जो अमेरिका में जेफरी एप्स्टीन का सेक्स स्कैंडल है, जो वर्ल्ड की हिस्ट्री का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल है, जिसका सारा खुलासा 19 दिसंबर तक होना है संजय जी, 19 दिसंबर तक। उसको डोनाल्ड ट्रंप ने जो लॉ पास किया उसमें 30 दिन में सारी जानकारी देनी है वहां पर। तो आज ये जो हिरन जोशी वाला कांड है वो आपका जेफरी एप्स्टीन ऑफ सेक्स स्कैंडल ऑफ इंडिया का है ये केस। तो और आपको बताऊं, ये संचार ऐप, इसका काम क्या था हिरन जोशी का? यही था कि संचार ऐप रशिया के पैटर्न पर एक ऐप लेकर के आने वाले थे, जिसको कि जनता के दबाव में इनको वापस लेना पड़ा। सोशल मीडिया पे अंकुश लगाना था इनको। इनको पता था कि मोदी जी की ब्रांडिंग सब जगह हो रही है, लेकिन सोशल मीडिया अभी भी क्रिटिसाइज कर रहा है। तो उनके आंखों में चुभ रहे हैं मैं और आप लोग, सारे लोग जो लोग थोड़ी मोदी जी के लिए बातें कर लेते हैं। सोशल मीडिया पर अंकुश लगाना, आरटीआई लॉज को कमजोर करना जैसे षड्यंत्र में इनका साथ देने होने की खबर आ रही है। नए कानून लाकर देश की आम जनता के फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशंस
लिबर्टी के फंडामेंटल राइट्स का ये लोग गला घोटने वाले की तैयारी थी। इसमें हितेश जैन भी एक शामिल था। वो भी हिरण जोशी के नजदीक था, जो लॉ कमीशन का चेयरमैन था, जिसको 2 अक्टूबर को रिजाइन करना पड़ा। महादेव ऐप के मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल दुबई से गिरफ्तार हो चुके हैं 2024-25 में और इनका 50,000 करोड़ से ज्यादा का संजय जी पूरे देश में कारोबार फैला हुआ है। और संजय जी एक लिंक बताता हूं कि हिटलर जैसा डिक्टेटर था, उसके पास भी हिरण जोशी जैसा एक मास्टरमाइंड हुआ करता था, जो कि हिटलर के लिए पूरी ब्रांडिंग का काम करता था। और वो उसका नाम था जोसेफ गोवेल्स, हिटलर का सबसे करीबी और इसका क्या नाम है प्रोपेगेंडा मंत्री था। इसका काम था पूरे जर्मनी में रेडियो, अखबार, फिल्में, पोस्टर, किताब सब उसके नियंत्रण में उसने ले लिए थे। और उसने हिटलर को महान नेता के रूप में प्रचारित किया और यहूदियों के खिलाफ घृणा फैलाई थी, जैसे हमारे यहाँ मुस्लिम्स के खिलाफ घृणा फैलाई जा रही है। और उसका प्रसिद्ध वाक्य था इस जो क्या नाम है आपके जोसेफ गोबल्स का, उसका प्रसिद्ध वाक्य था, अगर आप झूठ को बार बार दोहराते हैं तो लोग उसे सच मानने लगते हैं। तो संजय जी जब हिटलर ने आत्महत्या की थी, तो जैसे हिटलर ने आत्महत्या की उसी समय उसी क्षण इस क्या नाम है जोसेफ गोवेल ने भी अपनी बीवी और 6 बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि वो भी पब्लिक के, नहीं तो पब्लिक उसको मार देती, तो पब्लिक के गुस्से को वो भी नहीं झेल सकता था। तो आज जो पीएमओ में बैठे अधिकारी हैं, ये समझ लें कि कितना उन्होंने देश का नुकसान किया और पब्लिक उनके सामने आने वाली है। और जिन महिला का आपने हिमानी सूद जी का नाम लिया, उनका हिरण जोशी से क्लोज कनेक्शन है। ये इन्फ्लुएंशियल बिजनेस वुमेन एंड सोशल एक्टिविस्ट हैं जो चंडीगढ़ में रहती हैं। ये पीएमओ के इकोसिस्टम से जुड़ी हुई हैं और विशेष रूप से कम्युनिकेशन और स्ट्रेटेजी फील्ड में इनको मोदी के इनर सर्किल में काउंट किया जाता है। ये पीएम की कई विदेश यात्राओं में भी साथ रही हैं। इनकी पीएमओ में एंट्री हिरण जोशी के द्वारा ही हुई थी, मीडिया मैनेजमेंट करने के लिए। ये शिक्षा और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हैं, कई फाउंडेशन की संस्थापक हैं। और आपको बताऊं इनके पास जो ये कई मतलब फाउंडर्स उसके फाउंडेशन की हैं, न्यू इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन NID, माइनॉरिटीज फाउंडेशन ट्रस्ट, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ये चंडीगढ़ के चांसलर सतनाम सिंह संधू से क्लोज है, जिनको राज्यसभा का MP बना दिया गया। ये मैरिड हैं, लेकिन इनके पति और बच्चों के बारे में कोई जानकारी नहीं है सोशल मीडिया में। और उनकी उम्र 40 से 50 साल बताई जाती है। सितंबर 2025 में ये हाल ही में राज्यसभा सदस्य बनाए गए पूर्व विदेश मंत्री, पूर्व विदेश राजनयिक हर्षवर्धन श्रृंगला के साथ ये PM नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उनकी लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामनाओं के लिए ये पोप से मीटिंग की थी इन्होंने। ये सब क्यों किया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप क्रिश्चियन है, तो डोनाल्ड ट्रंप लगातार मोदी के अटैक करे, तो जो क्रिश्चियन कम्युनिटी में वेस्टर्न वर्ल्ड में ये मोदी जी की छवि बढ़ाने के लिए एक इवेंट मैनेजमेंट की थी कि मोदी जी के जन्मदिन पर जबरदस्ती पोप से मिलकर के उनके लिए बर्थडे विशेष ले ली, मोदी जी की लंबी उम्र की कामना करने के लिए। तो ये भी एक इवेंट मैनेजमेंट का हिस्सा था। तो इस तरह से इनका खेल चल रहा था। लेकिन इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके साथ मैं अपना आज का प्रोग्राम जरूर समाप्त करना चाहूंगा कि संजय जी ये तो मैंने सेक्स स्कैंडल और उसकी सब बात कर दी, लेकिन मैंने इकोनॉमी का भी भट्टा बैठने की बात की थी। मैंने जो प्रेडिक्शन जो आपको बताई है, ये वाली प्रेडिक्शन देख लीजिएगा, अंडरलाइन की है और साफ साफ लिखा है, नॉट गुड फॉर इकोनॉमी, कॉर्पोरेट, लोकल करेंसी एंड ऑल फाइनेंशियल रिजर्व मैटर्स, ह्यूमिलेशन एंड फॉरेन कंट्रीज का इन्फ्लुएंस हमारी इकोनॉमी पर पड़ेगा, रुपया कमजोर होगा, FDI घटेगा। आप देखिए संजय जी 90 के पार पहुंच गए, देश में कोई हल्ला नहीं है। 90 के पार पहुंच गए, साइकोलॉजिकल लेवल है। तो मैं आपको दर्शकों ये मेरा राइटअप जरूर मेरा शेयर कीजिएगा, अपने ऑफिस में बोलिएगा। मैंने इसमें लिखा है भविष्यवाणियों का सच देश के सामने। टाइम्स ऑफ इंडिया दिसंबर 4, 2025, रूपी फॉल्स बिलो 90 per dollar, first time as US tariff FEI flows take toll, down 5.5% since Trump hiked duties on April 2. The rupee broke the psychologically crucial 90 mark against the US dollar for this first time and slid to an intraday low of 90 rupees 29 paisa and finally settled at 90 rupees 19। ये 4 तारीख की बात है। तो इंडियन इकोनॉमी ये क्यों कहा गया, और आपको पता है एक्सटेंडिंग ए डिक्लाइन दैट नाउ थ्रेटन्स टू स्पिल ओवर इनटू द वाइडर इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू SBI रिसर्च टीम। दिस इज द क्विकेस्ट ₹5 fall against the dollar as the Indian currency slipped from 85 rupees to 90 rupees in less than a year.
डिस्पाइट आरबीआई वेरियस एफर्ट्स। और आपको पता है a 6.7% depreciation since January 2025, making it Asia's worst performing currency। ये जितने इकोनॉमिस्ट और भाजपा के लोग, आईटी सेल के लोग इसको बहुत हल्के से ले रहे हैं, बता रहे हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं। आपको बताइए, एशिया की सबसे खराब परफॉर्मेंस अगर किसी करेंसी की है तो भारत की करेंसी की निकल के आई है 2025 में। उसका कारण है ड्यू टू, इसके 3 कारण होते हैं कि हमारा रुपया क्यों गिरा। ड्यू टू ट्रेड डेफिसिट, जो 42 बिलियन मर्केंडाइज ट्रेड डेफिसिट हो चुका है अक्टूबर 2025 तक, जबकि ये 2024 में 26 बिलियन था। तो ये ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया क्योंकि हमारा इंपोर्ट महंगा होता जा रहा है, हमारा पेट्रोल महंगा होगा और हमारी टेक्नोलॉजी के लिए भी बहुत सारी चीजें जो आ रही हैं बाहर से वो महंगी हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली हमारी बाजार में महंगाई बढ़ेगी। और एफपीआई आउटफ्लोज, एफपीआई सेल इंडियन इक्विटीज bonds to chase higher US yields, converting INR to USD in last 3 days। पिछले 3 दिनों में एफपीआई ने लगभग 800 मिलियन आपके स्टॉक मार्केट से निकाल लिया और जनवरी 2025 से अभी तक ये 17.8 बिलियन डॉलर आपके मार्केट से पैसा निकाल चुके हैं। और तीसरा कारण होता है डेप्ट सर्विसिंग। कॉर्पोरेट्स जो लोन लेते हैं विदेशों से वो हमें डॉलर में पे करना पड़ता है और हमारा आउटवर्ड रेमिटेंस होता है बच्चों की एजुकेशन वगैरह का और कुछ इन्वेस्टमेंट का, उसमें भी 2.8 बिलियन हमारा घटा है। देशवासी चिंतन करें और प्रश्न पूछें उन चरण वंदना करने वाले लो आईक्यू पर्सनैलिटी से। चंद्र जी, आज मैं थोड़ी सी बातें कुछ लोगों को खोलना चाहता हूं कि लोग चिंतन करें कि किस तरह के हमारे ये बड़े जो लोगों को, पब्लिक को इन्फ्लुएंस करने वाले लोग हैं, चाहे वो फिल्म एक्टर्स हों या कोई भी हो, वो लोग क्या कहते थे जब मनमोहन सिंह जी के टाइम में ये चीजें जरा सी हुई थी और मोदी जी समेत। तो मैं आज बोलना चाहता हूं, आज पूरा राइटअप दिखाइएगा। आप देशवासी चिंतन करें, प्रश्न पूछें उन चरण वंदना करने वाले लो आईक्यू पर्सनैलिटी से, जब आज से 11-12 वर्ष पहले मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय जब रुपया डॉलर के मुकाबले गिर रहा था, तब ये सभी एक महान और आजाद भारत के सबसे काबिल पीएम में से एक मनमोहन सिंह जी का मजाक कैसे उड़ाते थे। संजय जी, मैंने सारे बयान इकट्ठे किए हैं एआई के जरिए, ये देखिएगा। मैं मोदी जी का एक एक करके बयान सुनाता हूं कि मेरे को पता है कहां प्रोग्राम रोकना है। नरेंद्र मोदी, रुपया जिस तरह से नीचे जा रहा है उससे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। अगला बयान, रुपया बीमार नहीं, यूपीए सरकार ने इसे मार डाला है। सितंबर 2013 का मोदी जी का बयान वो था किसी रैली में। हर हफ्ते 1 रुपया गिर रहा है, ये तो अभी 5 पैसे ही गिरा है, पूरी सरकार ही गिर जाएगी। इन मैनी रैलीज इन 2013 यह सरकार रुपए को बचाने में नाकाम रही है, ये देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ देगी। मोदी जी आज मोदी जी का एक और बयान, आज माँ बेटियां सोने की जगह प्लास्टिक की चूड़ियां पहन रही हैं क्योंकि यूपीए ने रुपया गिराकर सोना महंगा कर दिया है। इतना कमजोर रुपया कि पाकिस्तान का रुपया भी हमसे मजबूत हो गया। मोदी जी का एक और बयान, पाकिस्तान का रुपया 1 रुपया बराबर भारत का 1 रुपये 60 पैसे, ये हमारे देश का अपमान है। एज ऑन टुडे इंडियन करेंसी इज वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी इन एशिया। यूपीए की विदाई का समय, टाइम टेबल रुपया तय कर रहा है। मोदी जी कहते हैं यूपीए की विदाई का टाइम टेबल रुपया तय कर रहा है, जितना रुपया गिरेगा उतनी जल्दी यह सरकार जाएगी। मोदी जी, अब आपके लिए भी यही संकेत आ रहा है, जो आप कह रहे थे वो आपकी बात भगवान करे जल्दी से पूरी हो। हम तो ये ईश्वर से प्रार्थना करेंगे आपका कथन पूरा हो जाए। गिरह क्या कह रहे हैं ये तो बताइए, आपके चाहने से। वही ग्रही तो बता रहा हूँ संजय जी, जो मंगल की दशा है 12वें घर का, और अभी 7 तारीख को मंगल धनु राशि में जा रहा है और जन्म के मंगल को इकोनॉमी को देखेगा, तो इकोनॉमी के और बुरे समाचार आपके पास आने वाले हैं। इसीलिए वो अभी 7 दिसंबर मतलब हमारा प्रोग्राम आज लग रहा है ना, आज ही से तो आने वाला देखिए 45 दिन गोचर का बहुत भयंकर समय है। तो मैंने पहले भी कहा कि जनता सड़कों पे आने वाली, आंदोलन का समय तैयार हो रहा है। तो आगे सुनते जाइए। मजाक उड़ाते हुए एक रैली में उन्होंने कहा, पहले लोग कहते थे हाय राम, अब कहते हैं हाय रुपया। ये मोदी जी के 2013 के बयान थे। मोदी जी के शपथ के समय दर्शकों 26 मई 2014 को $1 की कीमत 58 रुपए 60 पैसे थी, आज 90 रुपए से ऊपर हो गई है। जब मोदी जी सत्ता में आए थे 58 रुपीज 60 पैसा था। देखिए घटिया किस्म के राजनीतिक नेता को कि इसके अंदर 1% भी कोई नॉलेज नहीं है और किस तरह से आप लोगों को बेवकूफ बना करके सत्ता में बैठा हुआ है।
रुपए के बराबर था, जिसे मोदी जी जैसे कम शिक्षा वाले व्यक्ति ने 90 के पार पहुंचा दिया है। ये अब भाजपा नेता अडवाणी जी की उम्र को जल्दी पार करने वाला है संजय जी। अडवाणी जी की उम्र के नजदीक पहुंच रहा है रुपया। और संजय जी, एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इसके साथ साथ अगर नरेंद्र मोदी जी के अंदर 1% भी नैतिकता जिंदा है, तब क्या वे स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी की आत्मा और समस्त देशवासियों से राजपथ पर, जिसका के नाम उन्होंने कर्तव्य पथ रखा है, घुटने पर बैठ करके माफी मांगेंगे? क्योंकि 58 रुपए 60 पैसे पे मनमोहन सिंह जी ने आपको इकोनॉमी दी थी, रुपया दिया था। आज 90 रुपए पे गिरा के बैठे हुआ आप। उन्हें अपनी सारी पुरानी वीडियो सुननी चाहिए, तब उनका चिंतन पूरा होगा कि वो कितने गंदे, काले, अमानवीय व्यक्तित्व वाले एक असफल राजनीतिक नेता हैं, जिसका इतिहास में नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा, नरेंद्र मोदी जी का। देश की चरण वंदना करने वाले चंद्र भाण कहते हैं संजय जी, पूर्व काल में जो राजा का मनोरंजन करते थे, ताली थाली बजाकर, उनको भाण कहा जाता था। उनके भी कुछ बयान देख लीजिएगा संजय जी, ये राइटअप है, देख लीजिएगा। एक विवेक अग्निहोत्री हैं, फिल्म बनाते हैं, वो उनका ट्वीट है पुराना, मे योर हैप्पीनेस इंक्रीज लाइक पेट्रोल प्राइस, मे योर सोरो फॉल लाइक इंडियन रुपी इन, एंड मे योर जॉय फिल योर हार्ट लाइक करप्शन इन इंडिया। शिल्पा शेट्टी का बयान, फनी पीस आई रेड, डॉलर ऑन एन एस्केलेटर, रुपी ऑन ए वेंटिलेटर, नेशन इन आईसीयू, वी आर इन कोमा, ओनियन इन शोरूम, गॉड ब्लेस इंडिया। अनुपम खेर क्या कहते हैं, सब कुछ गिर रहा है, रुपए की कीमत और इंसान की कीमत। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा रोती है। जूही चावला क्या कहती हैं, द ओनली वे द रुपया कैन सेव इटसेल्फ इज बाय टाइंग ए राखी, उसके राखी बांधो, टू द डॉलर एंड सेइंग मेरी रक्षा करना रुपए की। अमिताभ बच्चन क्या कहते हैं, न्यू वर्ड एडेड टू इंग्लिश डिक्शनरी, रुपीड, RUPEED, उसको उन्होंने ब्रेक करके लिखा रूपीडेई, मतलब डेड हो गया। वर्ब मीनिंग है मोर डाउनवर्ड कंटिन्यूड। जूही चावला का एक बयान और है संजय जी, थैंक गॉड अपन के अंडरवियर का नाम डॉलर है, रुपया होता तो बार बार गिरता रहता। आज इन सभी भाड़ों से ये पूछा जाए, इनको कर्तव्य पथ पर ला करके पकड़ के लाया जाए, पकड़ के, और इनका अच्छे से पब्लिक जनता अपनी चॉइस के हिसाब से मेकअप करे, और इनका शानदार जुलूस पूरी दिल्ली में निकाले, और इन पर मोदी सरकार और वर्तमान में रुपए के आधार पे ऊपर, वर्तमान में रुपए के ऊपर एक भी टिप्पणी ना करने के जुर्म में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया जाए। ये राष्ट्र के नाम पर वर्तमान में कलंक साबित हो रहे हैं। इन्हें देश की जनता से सड़क पर आकर अपने बड़बोलेपन के लिए माफी मांगना चाहिए। संजय जी, चलते चलते एक चीज और मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूं कि भाजपा की जो झूठ बोलने की आदत क्यों है। आज हम प्रोग्राम के एंड की तरफ जा रहे हैं। भाजपा की झूठ बोलने की आदत को आपको बताता हूं, किस तरह से हमारे ये लोग हमारे देश के मीडिया पर कंट्रोल करके हमारे देश की युवाओं के साथ में, जनता के साथ में धोखा कर रहे हैं। उन सूचना पूरी आ नहीं पा रही है, तो हमारे दिमाग को पूरा सड़ा गला दिया है इन्होंने। तो एक छोटा सा बयान है ये संजय जी, राइटअप है, क्योंकि हिस्टोरिकल फैक्ट है। और सबसे बड़ा दुख की बात है, मैं अंग्रेजी अखबार पढ़ता हूं, मेरे घर में अंग्रेजी अखबार था, टाइम्स ऑफ इंडिया, कि ये बड़े बड़े अखबार भी बिना फैक्ट्स को चेक किए हुए जो मर्जी चाहे छाप देते हैं। बताइए संजय जी, जो मर्जी चाहे, कितना दुख की बात है। ये भी गलत मैसेज आ रहा है। तो राजनाथ सिंह जी ने अभी 3 दिसंबर को एक बयान दिया था संजय जी, उसके बाद हम अपना प्रोग्राम रोकेंगे। 3 दिसंबर का राजनाथ जी का प्रोग्राम है, पटेल फॉइल्ड नेहरूज प्लान टू बिल्ड बाबरी विद पब्लिक फंड्स, राजनाथ सिंह सेड इन गुजरात ऑन ट्यूसडे। कितना झूठ बोला है, उसका झूठ का पर्दाफाश में करके हम प्रोग्राम अपना समाप्त करेंगे आज का। देशवासी सत्य जाने, फैक्ट्स फाइंडिंग मैंने जो AI से के लिए, सरदार पटेल ने नेहरू जी की योजना को रोक दिया था कि बाबरी मस्जिद को सरकारी खजाने से दोबारा बनवाया जाए। ये पूरी तरह गलत और ऐतिहासिक तथ्यों के विपरीत है। सत्य क्या था, 22 और 23 दिसंबर की रात्रि को 1949 में बाबरी मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्तियां रख दी गईं। उसके बाद मस्जिद को बंद कर दिया गया और वहां पूजा शुरू हो गई। उस समय देश के गृह मंत्री सरदार पटेल थे और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के गोविंद बल्लभ पंत जी थे। फैजाबाद के DM थे के नायर, जो हिंदूवादी विचारधारा के थे। उन्होंने मस्जिद को खाली कराने से इनकार कर दिया और कहा कि इससे दंगे हो जाएंगे। सरदार पटेल ने 9 जनवरी 1950 को मुख्यमंत्री को सख्त एक कड़ा पत्र लिखते हुए कहा, निर्देश किया कि मूर्तियां मस्जिद से तुरंत हटाई जाएं।
और मस्जिद को मुसलमानों के हवाले किया जाए। राजनाथ जी का बयान इसके विपरीत है। वो कह रहे हैं कि नेहरू जी ने किया था। यहाँ सरदार पटेल का क्यों? लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में होता है? होम मिनिस्टर के हाथ में। तो उन्होंने, सरदार पटेल ने, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, 9 जनवरी 1950 को मुख्यमंत्री को सख्त पत्र लिखा और निर्देश दिया कि मूर्तियां मस्जिद से तुरंत हटाई जाएं और मस्जिद को मुसलमानों के हवाले किया जाए और स्थिति को पहले जैसा कर दिया जाए। उन्होंने यह भी आदेश दिया अगर जरूरत पड़े तो बल प्रयोग भी किया जाए। सरदार पटेल का आदेश है 9 जनवरी का 1950 का। रेफरेंस, और ये कहां से मिला? सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ सरदार पटेल वॉल्यूम 14। नेहरू जी भी चाहते थे कि वहां, नेहरू जी की भी इच्छा थी कि वहां से मूर्ति, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन पहले ही दंगों से गुजर चुका था देश हमारा, कि नेहरू जी भी चाहते थे कि वहां से मूर्तियां हटाई जाएं और मस्जिद मुसलमानों को वापस मिले। इसलिए सत्य यह है कि नेहरू और पटेल दोनों ही मूर्तियां हटाने के पक्ष में थे और मस्जिद को मुसलमानों को सौंपने के पक्ष में थे। 15 दिसंबर 1950 को उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद मामला रुक गया। 15 दिसंबर 1950 को पटेल साहब की डेथ हो गई थी। इस मामले को अंत तक वो फॉलो नहीं कर पाए। नेहरू जी बाबरी मस्जिद को सरकारी पैसे से बनवाना चाहते थे। इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, इसे झूठ है। डीएम के नायर ने केंद्र के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। बाद में मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने आखिर में मूर्तियां नहीं हटाई और ताला लगाकर मामला ठंडा कर दिया। ये रेफरेंस है सरदार पटेल कॉरेस्पॉन्डेंस 1945-50 टू 50 वॉल्यूम 9 एंड 14, दुर्गादास और रामचंद्र गुहा की इंडिया आफ्टर गांधी और नेहरू। एक चलते बस बीमारी के साथ में जोड़ रहा हूं। भाजपा की कुंडली जो दर्शकों मैंने दिखाई है अभी आपको, उसमें बीमारी के, मानसिक बीमारी के योग है। उनकी चंद्रमा की दशा भी चल रही है। तो ये झूठ हम क्यों बोलते हैं? तो एक बीमारी होती है दर्शकों, इसी से हमारे समाज में भी कुछ तरह के बच्चों के, मेरे पास भी कोई केसेस रहा है। एक बीमारी होती है संजय जी, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। हम एक तरह की चीजें बार बार करते रहते हैं। ये मानसिक बीमारी है। उसका मैं आज रेमेडी भी दर्शकों को बताऊंगा। यहां पर हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो भाजपा की कुंडली में लगातार झूठ बोलने, फॉल्स नैरेटिव, प्रोपेगेंडा की मानसिक बीमारी ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। इसलिए जो भी इस पार्टी में या इसे ज्वाइन करता है या पार्टी में है या इसे फॉलो करेगा, उन सभी को इस बीमारी के लक्षण जरूर उनमें पाए जाएंगे। पहले तो मोदी जी, अमित शाह, योगी मेन थे, अब राजनाथ जी भी इस बीमारी के शिकार हो चुके हैं। व्हाट इज ओसीडी? ओसीडी बीमारी क्या है? अब मैं मेडिकल का प्रश्न लेकर के आया हूं। ओसीडी ये एक मानसिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति के दिमाग में बार बार अनचाहे विचार, ऑब्सेशन आते हैं और उनके कारण उत्पन्न होने वाली गहरी चिंता या बेचैनी या डर को कम करने के लिए वह बार बार कुछ खास व्यवहार या मानसिक क्रियाएं, कंपल्शंस करता रहता है। जैसे जरूरत से ज्यादा साफ सफाई करना, चीजें व्यवस्थित करना, झूठ बोलना, निंदा चुगली करना, गंदगी या कीटाणुओं का अनजाना डर, नुकसान पहुंचाने या चोट पहुंचाने का डर, चीजों का सही क्रम में ना होने का डर। बहुत सारे लोग डिसिप्लिन के बड़े पक्के होते हैं, उनके अंदर भी थोड़े ट्रेसेस होते हैं। ये धार्मिक, यौन या वायलेंट थॉट्स का बार बार आ जाना, बार बार कुछ होने की आशंका, कुछ अनजाना डर की आशंका, कुछ होने की आशंका। जैसे मोदी जी को विपक्ष या अपनी इमेज का डर है और चुनाव हारने का डर है, ये भी ओसीडी का ही सिम्टम है। इसीलिए मोदी जी ने एलओपी राहुल गांधी को विदेशी मेहमानों से मिलने नहीं देते और राष्ट्रपति के, मतलब इतना बड़ा काम किया, राष्ट्रपति के भोज में नेता विपक्ष को, जबकि राष्ट्रपति का भोज एक स्टेट का फंक्शन होता है, उस स्टेट के फंक्शन का मोदी जी जितने हिस्सा हैं, उसी स्टेट का हिस्सेदार राहुल गांधी भी उतने ही हैं। और उनको, और मल्लिकार्जुन खड़गे जो राज्यसभा में सदन के विपक्षी नेता, उनको भी नहीं बुलाया गया। इस तरह रोगी की चिंता कुछ देर के लिए तो कम हो जाती है, लेकिन वो उसे बार बार वापस उसके अंदर आ जाती है और ये सिम्टम हम इनके अंदर है। पहले भी देशवासी जान चुके हैं, हिंदू मुसलमान की आबादी आजादी से पहले और वर्तमान में उनके गलत आंकड़े दिए इन लोगों ने। नेहरू जी ने पटेल को पीएम नहीं बनने दिया, ये लगातार झूठ बोलते रहते हैं। नेहरू जी ने बाबा अंबेडकर का अपमान किया, उन्हें चुनाव में हराया, ये भी इनका कई बार बयान आया। घुसपैठियों के गलत आंकड़े बताना, नेहरू जी के बारे में आरएसएस बीजेपी द्वारा लगातार दुष्प्रचार करना, सनातन धर्म और संस्कृति, भगवानों से जुड़े हुए अन्य विषयों पर लगातार झूठ। जैसे हाल ही में आपका बड़ा एक विद्वान प्रवक्ता है इनका, हाल ही में राधे राधे अभिवादन करने से जैसे गैर जरूरी विषयों पर भी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देना। ये कोई अभिवादन नहीं था, ये तो लोकल लोगों ने भावना बना ली। ये क्या हमारे नमस्ते करने का जैसा थोड़ी था। जो राधे राधे, उस पर भी लोग, हमारे विपक्ष के नाम नहीं लेना चाहता उनका, बीजेपी के प्रवक्ता का, जरूरी गैर जरूरी विषय पर कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, अन्य धार्मिक मान्यताओं का झूठ और असत्य पर आधारित प्रोपेगेंडा करना।
इसका छोटा सा ट्रीटमेंट है, उसके साथ ही प्रोग्राम खत्म करूंगा। एलोपैथी में संजय जी इस ओसीडी बीमारी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, एलोपैथी में कुछ नहीं है। योग, नेचुरोपैथी या उसमें कुछ ट्रीटमेंट है, उसके पॉइंट्स के साथ खत्म करता हूं। ओसीडी का सबसे बड़ा दर्द है, इसकी सबसे बड़ा दर्द क्या है, मुझे उसके अंदर फीलिंग आ जाती है इस बीमार को, मुझे सब कुछ खुद कंट्रोल करना है वरना कुछ बुरा हो जाएगा, उसके अंदर का फियर होता है। मोदी जी और शाह की 100% यही समस्या है, इसीलिए ईडी, सीबीआई, आईटी, इलेक्शन कमीशन, इकोनॉमी, सीएजी, यहां तक कि जुडिशरी को भी कंट्रोल करने की इनके अंदर चाहत है। तो इसका रेमेडी है डीप ब्रीदिंग थ्रू स्टमक, डायफ्राम ब्रीदिंग करिए रोज 30 बार डेली, खाली पेट इन द मॉर्निंग, 15 बार रात को सोने से पहले पेट से ही ब्रीदिंग करिए, करके सोइए। अवॉइड मेन स्ट्रीम मीडिया, बीजेपी एंड अदर पॉलिटिकल पार्टीज और संत महात्मा धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को अवॉइड करिए। और इंटेलेक्चुअल जो बुद्धिजीवी हैं, नकली टीवी प्रोग्राम्स हु आर कंटिन्यूअसली प्रोमोटिंग फियर, वायलेंस, हेट्रेड, एंगर एक्सेट्रा, इन चीजों से दूर रहिए। डू सम सोशल वर्क इन टेम्पल, गुरुद्वारा, मस्जिद और चर्च once in a week or more as per your regular working schedule. Recite हनुमान चालीसा 5 times a day daily, और अगर आप कर सकते तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप या गायत्री मंत्र का जाप एक माला कर सकते हैं। और बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए रेमेडी क्या है इसकी मैं बता दूं, जितना आप खेल सकते हैं खेलिए, अपनी फिजिकल एक्टिविटी रखिए, लाइक वॉकिंग रखिए, जॉगिंग, स्पोर्ट्स, इंडोर आउटडोर, ये आपके लिए मस्त है ओसीडी बीमारी से बाहर आने के लिए। संजय जी इसलिए बता रहा हूं, मैं 20 केस मेरे पास माओ के आ चुके हैं जिनके बच्चे ओसीडी से पीड़ित हैं और डॉक्टरों को दिखा दिखा के वो परेशान है, लेकिन कोई समस्या नहीं, समाधान नहीं हो पा रहा है। अवॉइड एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, मतलब मोबाइल का यूज, टीवी का यूज, कंप्यूटर, और प्रैक्टिस 2 hours ऑफ साइलेंस एवरी डे। ऑलवेज हैव द कंपनी ऑफ नॉलेजेबल इंटेलेक्चुअल्स एंड पर्संस हु हैव पॉजिटिव माइंडसेट एंड कैन मोटिवेट यू। और लास्ट लाइन रेड लाइन से लिखी हुई है, जरूर देखिएगा, लिखा है स्ट्रिक्ट फॉलो राहुल गांधी, नॉट मोदी, शाह, योगी या अन्य भाजपा नेता और नकली बकवास संत। राहुल गांधी के को फॉलो कीजिए, आपकी ओसीडी कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि एक वो बहुत अच्छा इंसान है, संत है। और ये गजब आप राहुल गांधी का प्रचार करने में जुट जाते हैं, ये गजब। हाँ, नहीं बिल्कुल, मोदी बुराई और राहुल गांधी का प्रचार, ये सही है, ये सही स्ट्रेटजी। कांग्रेस आपको टिकट देगी, पक्की बात है ये? नहीं, मुझे टिकट नहीं चाहिए, मुझे कोई चाहिए, मेरा संपर्क भी नहीं है उन लोगों से। चलिए चलते चलते हनुमान जी से प्रार्थना करूंगा, देशवासियों को सद्बुद्धि दे। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोह हरऊ कलेश का। जय श्री राम, जय। बहुत शुक्रिया राजीव जी। ये तो राजीव नारायण शर्मा, पूरी बातचीत आपने सुनी, पूरी भविष्यवाणी सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।